हेलो बच्चों, कल मैं आपको मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको समानता के अधिकार के बारे में बताया था और दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत मैंने अनुच्छेद 19 में जो उल्लेख किया गया है उसको समझाया था कि अनुच्छेद 19 में प्रत्येक व्यक्ति को 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। जैसे पहली है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता और तीसरी है संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता और चौथी है आपके सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता, पांचवी है निवास की स्वतंत्रता और छठवीं है वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता। तो अब हम यहाँ से आगे यानी आपके जो स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 में है। तो अब तक हमने अनुच्छेद 19 के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ से आगे अनुच्छेद 20, 21 और 22 में क्या उल्लेख किया है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 20 में है कि अगर किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध किया जाता है तो वो अपना बचाव या अपनी सुरक्षा कैसे कर सकता है। तो इससे यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, यानी चाहे कोई भी कुछ भी कहता हो, लेकिन अपराधी व्यक्ति को तभी माना जाता है जब न्यायालय ने उसे अपराधी सिद्ध कर दिया हो। तो इसमें पहला है कि जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो, यानी कब तक वो अपराधी नहीं माना जा सकता है, जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। दूसरा, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ तात्पर्य ये है कि भाई किसी व्यक्ति ने मान लीजिए चोरी की, तो उस चोरी के लिए उसे एक ही बार सज़ा दी जा सकती है, न कि 2 या 2 से अधिक बार। तीसरा, किसी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सज़ा से अधिक सज़ा भी नहीं दी जा सकती। जैसे मान लीजिए किसी अपराध के लिए सज़ा का प्रावधान है कि उसे 5 साल की सज़ा मिलेगी उस अपराध के लिए, तो उससे अधिक सज़ा का प्रावधान नहीं है। तो अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 20 के द्वारा, जिसमें आपको अभी मैंने बताया था कि जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो तो उसे दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता। दूसरा, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। तीसरा, किसी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सज़ा से अधिक सज़ा भी नहीं दी जा सकती। अब अनुच्छेद 21, तो इस अनुच्छेद 21 में जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को जीवन को नहीं छीन सकते या व्यक्ति को जीवन जीने का पूर्ण रूप से अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वयं अपने खुद के बारे में वो आज़ाद है, वो अपनी इच्छा से कोई भी कार्य कर सकता है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। तो इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 44 में संविधान संशोधन 1979 द्वारा इस अधिकार को और अधिक प्रभावशाली बना दिया गया है। तो 44 में संविधान संशोधन हुआ था 1979 में। तो 44 में संविधान संशोधन में
जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और मजबूती प्रदान की गई है या उसे और अधिक प्रभावशाली बना दिया गया है। जब आपातकाल में भी जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता, इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है। तो जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जैसे जब देश में आपातकाल लगाया जाता है तो आपातकाल की स्थिति में व्यक्ति के और अधिकार छिन जाते हैं, यानी मौलिक अधिकार छिन जाते हैं, लेकिन ये ऐसा अधिकार है जिसे आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता। तो वो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आगे शिक्षा का अधिकार। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा, यानी आपके संविधान में 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। इसे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से हटा लिया गया है, यानी पहले ये जो आपके शिक्षा का अधिकार है उसका उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से हटाकर इसे शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। तो इसके अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सब बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कानूनी रूप से स्वीकृत तरीके से प्रदान करनी होगी। इसी में यह भी कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता या अभिभावक की भी जिम्मेदारी है। यानी इस शिक्षा के अधिकार के तहत ये निर्धारित किया गया है कि जो हमारे देश के 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, यानी ये माता पिता की भी जिम्मेदारी है और हमारी सरकार को भी ये सुविधा उपलब्ध करानी है कि भारत का प्रत्येक बच्चा जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु का है वो शिक्षा से वंचित न रहे। बंदी प्रत्यक्षीकरण से संरक्षण। तो अनुच्छेद 22 के तहत बंदी व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए गए। तो बंदी से संरक्षण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 में। उसे बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार है कि भाई मुझे किस अपराध के लिए या किस कारण से बंदी बनाया गया है। उसे इच्छानुसार स्वयं के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। यानी अगर किसी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए बंदी बनाया गया तो अपनी वो स्वयं की मदद के लिए कोई भी कानूनी सहायता ले सकता है। और तीसरा है 24 घंटे के अंदर बंदी को न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना आवश्यक है। जैसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए बंदी बनाया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के सम्मुख पेश करना होता है। ये अधिकार शत्रु देश के निवासियों एवं निवारक नज़रबंदी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए अपराधियों पर लागू नहीं होंगे, लेकिन जैसे कोई दूसरे देश का व्यक्ति है, दुश्मन है, उसको गिरफ्तार किया गया है या कोई निवारक नज़रबंदी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने पेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ से आगे निवारक नज़रबंदी के बारे में पढ़ेंगे कि निवारक नज़रबंदी से क्या तात्पर्य है। तो निवारक नज़रबंदी से तात्पर्य बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंदी से है। यह अपराधी को दंडित करने से नहीं बल्कि अपराध करने से रोकने की प्रक्रिया है। तो निवारक नज़रबंदी में क्या होता है कि अगर हमारी सरकार को या सिस्टम को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की वजह से कोई भी आपराधिक गतिविधि हो सकती है, हो ही नहीं हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि वो उस अपराध को न कर सके।
जब राज्य को यह अनुमान हो कि किसी व्यक्ति से जो अपराध करने वाला राज्य की सुरक्षा को खतरा हो या खतरे की धमकी मिल रही हो, तो राज्य सीमित अवधि के लिए बिना जांच किए बंदी बना सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक इस कानून के तहत बंदी नहीं रख सकते। तो यानी निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा उसे 3 महीने तक हम बंदी बना सकते हैं, जब तक कि परामर्शदात्री समिति, जिसमें एक व्यक्ति उच्च न्यायालय का जज हो, की अनुमति प्राप्त न हो सकी हो। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, तो यानी देश की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। तो दिसंबर 1980 को सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश लागू किया, जो बाद में कानून बन गया। इसका उद्देश्य, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सांप्रदायिक व जातीय दंगों व देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को निरुद्ध करना। निरुद्ध का मतलब है रोकना। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून निवारक निरोध कानून की व्यवस्था ही है। जून 1984 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून दूसरा संशोधन अध्यादेश जारी किया गया। अध्यादेश में कहा गया यह जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में लागू होगा। इसके आधार पर इसमें कुछ परिवर्तन करते हुए इसे और अधिक कठोर बनाया गया है। पहला, यह संशोधन किया गया किसी व्यक्ति की नज़रबंदी के आदेश की अवधि खत्म होने, आदेश रद्द हो जाने अथवा वापस ले लिए जाने के बाद नया आदेश जारी करके उसे नज़रबंद किया जा सकेगा। यहाँ कहने का तात्पर्य होता है जैसे किसी व्यक्ति को पहली बार बंदी बनाया गया तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक बंदी बनाया जा सकता है, लेकिन उसे एक बार छोड़ करके, मतलब एक बार रिहा करके उसके बाद दोबारा से उसे पुनः बंदी बनाया जा सकता है। दूसरा प्रावधान यह किया गया है कि नज़रबंदी के हर कारण पर अदालतों को अलग अलग विचार करके फैसला करना होगा। आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की श्रेणी का एक कानून विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोधक अधिनियम 1974 से लागू है। तो विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोधक अधिनियम कब से लागू है? 1974 से। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश, जिसे शॉर्ट में पोटा कहते हैं। तो पोटा कानून था पहले, उसको समाप्त करने के बावजूद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता अनुभव करते हुए सितंबर 2004 में गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अध्यादेश जारी किया गया। तो यानी जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, उन आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया है सितंबर 2004 में, जिसे हम गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अध्यादेश के नाम से जानते हैं। इसमें पोटा के कई प्रावधानों सम्मिलित किया गया है। यानी 2004 से पहले एक कानून था आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, पोटा, तो बाद में इसे समाप्त कर दिया गया। तो पोटा के कई नियम और कानूनों को भी इस एक तरह से अधिनियम में सम्मिलित किया गया है। निवारक निरोध अधिनियम का मूल्यांकन, यानी इससे हमें क्या लाभ या क्या हानियाँ हो रही हैं। तो इस अधिनियम को कटु आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इन्हें अलोकतांत्रिक प्रतिक्रियावादी संविधान की महान असफलता व निरंकुशता का प्रतीक माना गया है। इनके दुरुपयोग की संभावना सदैव बनी रही है। फिर भी निवारक निरोध अधिनियम की आलोचनाओं के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान परिस्थितियों में जब देश आतंकवाद, अलगाववाद की मार झेल रहा है, ऐसे समय में इस तरह के कानून आवश्यक व उपयोगी भी हैं। कहने मतलब जो विपक्षी लोग होते हैं वो इस कानून का विरोध करते हैं, लेकिन ये उनकी आलोचना करने का जो तरीका है या जिस मुद्दे पर वो ये आलोचना कर रहे हैं वो गलत है।
यानी आतंकवाद या अलगाववादी गतिविधियों को रोकने के लिए इस प्रकार के कानूनों का होना आवश्यक है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में पतंजलि शास्त्री ने निवारक कानून की उपयोगिता इस प्रकार व्यक्त की है। तो आलोचकों ने तो इसकी आलोचना की है कि ऐसा कानून होना ही नहीं चाहिए या इसको समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन पतंजलि शास्त्री नामक व्यक्ति ने इसकी उपयोगिता भी बताई है कि इस भयावह उपकरण की व्यवस्था जिसका प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं है, मौलिक अधिकारों की पवित्रता के प्रतिकूल और संविधान में की गई प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध है, उन समाज विरोधी तथा विध्वंसकारी तत्वों के विरुद्ध की गई है जिनसे नवजात प्रजातंत्र के राष्ट्रीय हित को खतरा है। तो कल हम आपके जो तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बारे में पढ़ेंगे।